नमो नमः दोस्तों। तो वन शॉट सीरीज में अभी तक हम लोगों ने समय, संधि और प्रत्यय के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं समास से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं समास की परिभाषा। दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक शब्द बनाना। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि दो से अधिक पदों का समाहार या मिलाना या संक्षेप करना समास कहलाता है। अर्थात एक से अधिक शब्दों को ही एक शब्द के रूप में कहना, लिखना समास होता है। समास का प्रयोग गद्य और पद्य दोनों में होता है। और समास का उदाहरण एक देख लेते हैं। राम कृष्णौ, ये रामः च कृष्णः च, ये इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है। समास का विग्रह होने के बाद सभी शब्दों को यदि अलग अलग पुनः लिख दिया जाए तो उसे विग्रह या समास विग्रह कहा जाता है। जैसे राजपुत्रः, तो इसका विग्रह हो जाएगा राज्ञः पुत्रः। तो समास के भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, जिसमें उपपद तत्पुरुष समास, विभक्ति तत्पुरुष समास और नए तत्पुरुष समास ये आते हैं। उसके बाद आता है द्वंद्व समास, उसके बाद अव्यय भाव समास और उसके बाद बहुव्रीहि समास। तो अभी मणिका के स्टूडेंट्स के लिए बहुव्रीहि समास नहीं आने वाला है, केवल तीन ऊपर के तीन जो समास लिखे हुए हैं वही आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभी तत्पुरुष समास से। तत्पुरुष समास में दो भेद है, व्यधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास के तीन भेद है, विभक्ति तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास। तो विभक्ति तत्पुरुष समास में इस समास के अंतर्गत विभक्तियों का लोप होता है। इसके द्वितीय से लेके सप्तमी विभक्ति तक 6 भेद होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास। ठीक है। तो इसमें आपको बेसिक इसका कारक चिन्ह जो है, बेसिक कारक चिन्ह है द्वितीय का को, तो वो आपको भूलना नहीं है। उससे भी हम लोग काफ़ी चीज़ें रिलेट करते हैं और समास विग्रह करते वक्त आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए आपको उसको नहीं भूलना है। तो इसमें देखिए तत्पुरुष द्वितीय तत्पुरुष समास में श्रित, अतीत, पतित, गत, प्राप्त, आपन्न इनसे युक्त होता है। अर्थात ये वर्ड्स आपको जहाँ पे दिख जाएंगे वहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि ये द्वितीय तत्पुरुष समास है। अर्थात इसके विग्रह के पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे सुख प्राप्त, यानी सुख को प्राप्त, इसलिए पहले पद की हम लोग द्वितीय विभक्ति हम लोगों ने यहाँ पे विग्रह करते हुए की है और दूसरा पद हम लोगों ने एज इट इज लिखा हुआ है। तो सुख की द्वितीय विभक्ति सुखम और प्राप्त। ग्रामगतः, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रामम गतः। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तृतीया तत्पुरुष समास। तो तृतीय तत्पुरुष समास का जो बेसिक कारक चिन्ह है तृतीय विभक्ति का वो होता है से के द्वारा। तो इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, से के द्वारा। हम लोग तत्पुरुष समास सॉल्व करते वक्त हम लोगों को बेसिक कारक चिन्ह बिल्कुल याद रखना है, तभी हम लोग उसका विग्रह अच्छे से कर पाएंगे। संपन्न, रहित, हीन, विकल, सदृश, सम, पूर्ण, युक्त, ये सारे वर्ड्स आपको दिख जाने पर आपको समझ जाना चाहिए कि वो तृतीय तत्पुरुष समास है। इसमें हम लोग जब भी विग्रह करेंगे यानी उसको ब्रेक करेंगे तो हम लोग पहले पद की तृतीय विभक्ति करेंगे और दूसरा पद हम लोग एज इट इज लिखेंगे। जैसे अभी यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग धन संपन्न, तो इसका विग्रह हो जाएगा धनेन संपन्न। धन इस शब्द के हम लोगों ने यहाँ पे तृतीय विभक्ति की है और दूसरा पद हम लोगों ने एज इट इज लिखा हुआ है संपन्न। नेत्रहीन, तो नेत्रेण या नेत्राभ्याम हीनः, ये उसका समास का विग्रह हो जाएगा। अगर आपको विग्रह दिया हुआ है और आपको बोला है कि पूरा सामासिक पद लिखो, क्योंकि आपको दोनों तरीके से पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है, सिंपली बीच की विभक्ति हटा देनी है और दोनों पदों को जोड़ लेना है, तो वो हो जाएगा पूरा सामासिक पद। जैसे अभी धनेन संपन्न, अगर ऐसा दिया हुआ है विग्रह और आपको बोला है कि पूरा सामासिक पद लिखना है, तो धनेन में हम लोग तृतीय विभक्ति जो लगी है वो हटा देंगे, तो वो हो जाएगा धन और संपन्न, तो दोनों पदों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा धन संपन्न। उसके बाद आता है चतुर्थी तत्पुरुष समास। तो हम लोगों को चतुर्थी विभक्ति की बेसिक कारक चिन्ह जो है वो है के लिए, उसको भी भूलना नहीं है। जैसे अभी काक बलि ही यानी काक के लिए बलि, तो इसलिए यहाँ पे उसका विग्रह हो जाएगा काकाय बलि ही। उसके बाद आता है गुरु दक्षिणा यानी गुरु के लिए दक्षिणा, तो ये हो जाएगा गुरवे दक्षिणा। तो पहले पद की हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति, जैसे काका के हम लोगों ने चतुर्थी विभक्ति की काकाय, उसके बाद गुरु की हम लोगों ने चतुर्थी विभक्ति की गुरवे और दूसरा पद हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया है।
अभी देखते हैं पंचमी तत्पुरुष समास। तो पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह है से अलग होना, किसी भी चीज से अलग होने के भाव में हम लोग पंचमी विभक्ति लगाते हैं। यहाँ पे भी आपको मुक्तः, भीतः, भय, रक्षित, पतित ये सारे वर्ड्स याद रखने हैं कि जो कि पंचमी तत्पुरुष समास में आता है। ये शब्द दिखने पर, ये पद दिखने पर आपको समझ जाना चाहिए कि ये पंचमी तत्पुरुष समास है और उसमें आपको पंचमी विभक्ति लगानी है। जैसे अभी सर्प भयम, तो पहले पद की हम लोग पंचमी विभक्ति करेंगे सर्पात और दूसरा पद हम लोग एज इट इज लिख देंगे भयम। वृक्षपतितः, यहाँ पे भी पहला पद आया हुआ है वृक्ष, ठीक है, तो इसकी हम लोग करेंगे पंचमी विभक्ति, तो ये हो जाएगा वृक्षात और दूसरा पद हम लोग एज इट इज लिख देंगे पतितः। उसके बाद आता है षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास में कोई वर्ड्स नहीं है, लेकिन आपको उसका बेसिक कारक चिन्ह जो है वो बिल्कुल याद रखना है, जो है का, की, के, रा, री, रे। जैसे अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है विद्यालय, यानी विद्या का आलय, तो हम लोग विद्या शब्द जो पहले आया हुआ है विद्या का आलय, तो विद्या का इस शब्द का हम लोग करेंगे विद्या शब्द का षष्ठी विभक्ति और दूसरा पद हम लोग एज इट इज लिख देंगे, तो इसका विग्रह बन जाएगा विद्यायाः आलयः। राष्ट्रध्वज यानी राष्ट्र का ध्वज, तो यहाँ पे पहले पद की हम लोग षष्ठी विभक्ति करेंगे, दूसरा पद हम लोग एज इट इज लिखेंगे, तो ये हो जाएगा राष्ट्रस्य ध्वजः। सागर जलम यानी सागर का जल, तो ये हो जाएगा सागरस्य और जलम, तो सागर शब्द के हम लोगों ने षष्ठी विभक्ति कर दी है और दूसरा पद हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया है, तो इसका विग्रह हो जाएगा सागरस्य जलम। अगर आपको पूरा पद लिखने के लिए बोला है तो हम लोग ये बीच की विभक्ति हटा देंगे, सागरस्य में से हम लोग हटा देंगे और दोनों पदों को जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा सागर जलम। आइए देखते हैं अभी लास्ट सप्तमी तत्पुरुष समास। तो सप्तमी तत्पुरुष समास का बेसिक कारक चिन्ह है में, पर, ठीक है, तो और इसके साथ साथ आपको कुशल, रत, प्रवीण, मग्न, व्यग्र, दक्ष ये सारे वर्ड्स भी याद रखने हैं। ये सारे वर्ड जहाँ दिख जाएंगे आपको तो समझ जाना चाहिए कि सप्तमी तत्पुरुष समास है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, कार्यरत यानी किसी कार्य में लगे रहना या मग्न होना, तो पहले पद की हम लोग सप्तमी विभक्ति करेंगे, दूसरा पद हम लोग एज इट इज लिखेंगे, तो इसका विग्रह हो जाएगा कार्यरत। कार्य शब्द अकारांत पुल्लिंगी शब्द है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको कार्यरत, इस तरीके से उसका विग्रह करेंगे। कला कुशलः, तो यहाँ पे आ जाएगा कलायाम कुशलः, कला शब्द आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है, इसलिए उसकी सप्तमी विभक्ति आ जाएगी कलायाम, तो कलायाम कुशलः ये इसका विग्रह बन जाएगा। अगर आपको विग्रह दिया हुआ है तो हम लोग बीच की विभक्ति हटा देंगे और दोनों पदों को जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा कला कुशलः। इस तरीके से हम लोगों ने क्विक एक रिव्यू लिया है विभक्ति तत्पुरुष समास के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपपद तत्पुरुष समास, तो उपपद तत्पुरुष समास का उत्तर पद जो होता है तो वो क्रिया से युक्त होता है, उत्तर पद जो होता है वो क्रिया से युक्त होता है। जैसे स्थः, जहाँ पे आपको दिख जाएगा स्थः, तो उसका मतलब है यहाँ पे स्था तिष्ठ धातु यूज होना है और उसके लिए हम लोग लिखेंगे तिष्ठति। न्यः यानी ज्ञा जा धातु है, यानी उसका आ जाएगा जानाति। पह यानी पा पिब धातु आया हुआ है, क्रिया युक्त धातु है, तो ये हो जाएगा पिबती। दह यानी दा यच्छ धातु है, इसके लिए हम लोग यच्छति या ददाति दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। करह यानी क्रू कर धातु आया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा करोति। और वासी यानी वस धातु आया हुआ है, तो इसका हम लोग करेंगे वसति। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। जैसे गृहस्थः, तो यहाँ पे लास्ट में स्थः आया हुआ है, यानी घर में रहने वाला, तो गृहे तिष्ठति इति, ये इसका विग्रह हो जाएगा। शास्त्रज्ञः शास्त्रम जानाति इति, शास्त्रों को जानने वाला। मधुपः यानी मधु पीने वाला, जैसे हम लोग बोलते हैं जिसको हनी बी, तो मधु पिबति इति, ये इसका विग्रह हो जाएगा। जलदः जलम ददाति इति, कुंभकारः कुंभम करोति इति। ग्रामवासी जो गांव में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रामवासी, तो ग्राम में वसति इति। मनोहरः जो मन को हर लेता है, सुंदर है, मनः हरति इति। अल्पज्ञः जो थोड़ा बहुत जानता है, तो अल्पम जानाति इति। दिनकरः दिनम करोति इति। और विशेषज्ञः जो कोई चीज विशेष जानता है, जिसने कुछ स्पेशलाइजेशन किया है, उसके लिए हम लोग बोलेंगे वहां पे विशेषम जानाति इति। इस तरीके से आपको पूरा पद दिया है तो विग्रह करना है, और विग्रह अगर दिया है तो उसको पूरा पद आपको लिखना है। इस तरीके से हम लोगों ने उपपद तत्पुरुष समास देखा।
अभी देखते हैं लास्ट में नए तत्पुरुष समास। तो इसके पूर्व पद में न होता है, उत्तर पद इसका प्रधान होता है और स्वरात पूर्व न स्थाने अनुभवती, यानी स्वर के पूर्व यानी पहले अगर न आ जाता है तो उसके बदले हम लोगों को लिखना है वहां पे अन। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं इसको। जैसे अभी न ज्ञानम, तो हम न को रिप्लेस करेंगे अ से, तो न ज्ञानम तो ये हो जाएगा अज्ञानम। न धर्मः तो ये हो जाएगा अधर्मः। न हिंसा अहिंसा। न उपयोगी, अभी देखिए यहाँ पे स्वर आया हुआ है, तो स्वर आने के बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे न उपयोगी का हम लोग अन से उसको रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा अनुपयोगी। लास्ट में एग्जाम्पल देख लेते हैं। न उपस्थित, तो ये हो जाएगा न और उसके बाद में स्वर आया हुआ है, उ आया हुआ है, तो इसको हम लोग अन से रिप्लेस करेंगे और उ की मात्रा जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा अनुपस्थित। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे समास जो है विभक्ति तत्पुरुष समास, ये सारे हम लोगों ने समास देखे, इसका हम लोगों ने और भी लिया है। और अगर आपको इसका डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है, अगर आपको इसका डिटेल वीडियो वर्कशीट के साथ देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रख रही हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो द्वंद्व समास के इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एकशेष द्वंद्व समास, ऐसे 3 भेद है। तो इतरेतर द्वंद्व समास में मैं आपको यहाँ पे ट्रिक्स भी बता रही हूँ साथ में। तो द्विवचन में अगर एंडिंग है तो हर एक पद को हम लोगों को प्रथमा एक वचन में लिखना है और बीच में हम लोग को च ऐड करना है। जैसे राम कृष्ण, तो रामः च, यहाँ पे च चाहिए, वो हो गया है गलती से, रामः च कृष्णः च। राम सीते, रामः च सीता च। कृष्णार्जुनौ, तो कृष्णः च अर्जुनः च, ऐसा हम लोग उसका विग्रह करेंगे। ठीक है, यहाँ पे द्विवचनी एंडिंग जैसे आपको दिख जाता है, तो हर एक पद को यहाँ पे कृष्ण और अर्जुन ऐसे 2 पद आए हुए हैं, तो दोनों को हम लोग प्रथम एकवचन में लिखेंगे और बीच में च ऐड करेंगे, तो कृष्णः च अर्जुनः च, ये इसका विग्रह हो जाएगा। अगर बहुवचन में एंडिंग है तो हर एक पद को हम लोगों को प्रथमा बहुवचन में लिखना है और बीच में च ऐड करेंगे। जैसे धन धान्यानि, तो यहाँ पे धनानी च, धन और धान्य ऐसे 2 यहाँ पे पद आए हुए हैं, तो दोनों पदों को हम लोगों को क्या करना है, प्रथमा बहुवचन में डालेंगे और बीच में च ऐड कर देंगे, तो धनानी च धान्यानि च। पत्र पुष्प फलानी, यहाँ पे अभी एंडिंग जो है ये बहुवचन में है, यहाँ पे भी पहले इसमें भी बहुवचन में एंडिंग है, तो हर एक पद को प्रथमा बहुवचन में डालेंगे, तो पत्राणि च पुष्पाणि च फलानि च, इसका विग्रह हो जाएगा। अभी इसके एक्सेप्शन देख लीजिए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, हाँ, तो ये सारे जो है राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ये एक्सेप्शन है, ये चारों भाई थे रामायण में जो है वो, इसलिए हम लोग इनको बहुवचन नहीं कर सकते यहाँ पे। शत्रुघ्न हाँ बहुवचन में एंडिंग आया हुआ है, फिर भी इसलिए हम लोग ने यहाँ पे राम च लक्ष्मण च भरत च शत्रुघ्न च लिखा हुआ है। धर्मार्थ काम मोक्षाः, धर्म अर्थ काम और मोक्ष है 4 पुरुषार्थ है, इसका भी हम लोग बहुवचन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे धर्म च अर्थ च काम च मोक्ष च, ये इसका विग्रह हो जाएगा। उसके बाद आता है ग्रीष्म वसंत शिशिराः, तो यहाँ पे भी बहुवचनी एंडिंग होने के बावजूद भी हम लोग इसको बहुवचन में नहीं डालेंगे, क्योंकि ये सारे ऋतुओं के नाम है, सीजन्स के नाम है, तो यहाँ पे आएगा ग्रीष्म च वसंत च शिशिरः च, इसका ऐसे विग्रह हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं समाहार द्वंद्व समास। तो समाहार द्वंद्व समास यानी शब्द जो है वो समूहवाची यानी ग्रुप को की ओर निर्देश करता है। समास बनने पर शब्द के अंत में नपुंसकलिंगी एक वचन होता है और दोनों पदों के लिए हम लोग लिखेंगे एतयोः समारः। अगर 2 पदों का बोध हो रहा है तो लिखेंगे एतयोः समारः, और 2 से ज्यादा पदों का बोध हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे एतेषां समाहारः। जैसे पाणिपादम, हाथ और पैर, तो पाणी च पादौ च, 2 पैर और 2 हाथ, इनका समाहार, तो इसलिए 4 हो गए, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एतेषां समाहारः। शीतम च उष्णम च, तो शीतोष्णम, शीत और उष्ण यानी ठंडा और गर्म, तो यहाँ पे शीतम च उष्णौ च उष्णम च एतयोः समाहारः। यहाँ पे 2 ही पदों का बोध हो रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एतयोः समाहारः। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 पदों का अगर बोध हो रहा है तो एतयोः समाहार लिखेंगे, और अगर 2 से ज्यादा पदों का बोध हो रहा है तो हम लोग उसको एतेषां समाहारः लिखेंगे। उसके बाद आता है एकशेष द्वंद्व समास। इस समास में युगल यानी
शब्द जो है ये जोड़े में होते हैं और समास बनाते समय दोनों में से किसी एक पद को प्रमुख मानकर उसका समास बनाया जाता है। जैसे माता च पिता च तो ये हो जाएगा पितरौ, भ्राता च भगिनी च तो ये हो जाएगा भ्रातरौ, बालकः च बालिकाः च तो ये हो जाएगा बालकौ। तो इस तरीके से हम लोगों को एक विशेष द्वंद्व समास सॉल्व करना है। उसके बाद है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास के पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा है अव्ययी भाव समास का पूर्व पद जो है वो अव्यय प्रधान होता है। ध्यान रखें कि इसका समास पद अव्यय तथा नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। जैसे समीप के अर्थ में हम लोग उप अव्यय युक्त समस्त पद, यानी समीप के अर्थ में हम लोग उप ये अव्यय लगाते हैं। जैसे उपनगरम तो इसका विग्रह हो जाएगा नगरस्य समीप, यानी नगर के पास। जैसे ऊपर नगरम एका नदी बहती, यानी नगर के पास एक नदी बहती है, तो नगर से समीपम एका नदी बहती, ऐसा बोलने से अच्छा है हम लोग बोलेंगे उपनगरम। तो समास हम लोग इसीलिए यूज करते हैं ताकि उसको संक्षेप में बताया जाए और भाषा का सौंदर्य भी बढ़ाया जाए। जैसे उपवनम तो वन शब्द के हम लोग यहाँ पे षष्ठी विभक्ति करेंगे और उप के बदले हम लोग लिखेंगे समीपम, तो वन से समीपम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को अव्ययी भाव समास सॉल्व करना होता है। पश्चात के अर्थ में अनु अव्ययुक्त समस्त पद, अनुवृक्षम तो वृक्षस्य पश्चात और अनुरथम रथ से पश्चात। तो रथ या वृक्ष इस शब्द की हम लोग करेंगे षष्ठी विभक्ति और अनु के लिए हम लोग लिखेंगे पश्चात। कमी या अभाव के अर्थ में निरअव्यय युक्त समस्त पद, निर्जनम यानी लोगों का अभाव होना किसी जगह पे। जैसे कुछ कुछ रास्ते ऐसे होते हैं या कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं या कुछ कुछ गांव ऐसे होते हैं जहाँ पे लोगों का ही अभाव होता है, तो हम लोग उसके लिए बोलेंगे जनानाम अभाव है, यानी लोगों का अभाव। निर्बाधा यानी बाधाओं का, यानी ऑब्स्टेकल्स का अभाव, तो बाधा नाम अभाव है। तो दूसरा जो पद आया हुआ है यहाँ पे जन और बाधा, इनकी हम लोगों ने की है षष्ठी विभक्ति और निर के बदले हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे अभाव। सार्थ और सहित के अर्थ में स अव्ययुक्त जो समास युक्त शब्द होता है, जैसे सार्ध और सहित के अर्थ में स अव्ययुक्त समास पद होता है। जैसे सचित्रम तो हम लोग बोलेंगे चित्रेण सहितम, सधनम तो ये हो जाएगा धनेन सहितम। तो हम लोग को क्या करना है, दूसरा जो पद है यहाँ पे धन और चित्र, ये दोनों जो पद है उसके हम लोग तृतीय विभक्ति करेंगे और स के बदले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सहितम। द्विरुक्ति के अर्थ में हम लोग प्रति ये अव्यय युक्त समास बनाते हैं। जैसे प्रतिदिनम यानी इसका विग्रह हो जाएगा दीने दीने इति। तो प्रथम पद में या तो आप सप्तमी विभक्ति लगा सकते हैं या तो आप द्वितीय विभक्ति लगा सकते हैं। जैसे प्रतिक्षणम क्षणे क्षणे इति या क्षणम क्षणम इति, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। दीने दीने इति या दीनम दीनम इति, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है। तो हम लोगों को क्या करना है, दूसरा जो पद दिया है उसकी सप्तमी विभक्ति 2 बार या तो द्वितीय विभक्ति 2 बार करनी है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट आया है यथा। तो अनतिक्रम्य या उल्लंघन न करने के अर्थ में हम लोग यूज करते हैं यथा, ये अव्ययुक्त समस्त पद। तो प्रथम पद की द्वितीय से युक्त होता है और द्वितीय विभक्ति करने के बाद यथा के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अनतिक्रम्य। जैसे यथा विधि तो विधिम अनतिक्रम्य, यथाशक्ति तो शक्तिम अनतिक्रम्य। तो शक्ति के अनुसार यथाशक्ति दान कीजिए, तो जैसे आपकी शक्ति है वैसे आप दान कीजिए, तो शक्ति के अनुसार, तो उसका विग्रह करेंगे हम लोग शक्तिम अनतिक्रम्य। जैसे यथामति निर्णय कीजिए, यानी आपकी मति यानी बुद्धि, तो आपकी बुद्धि के अनुसार निर्णय कीजिए, तो बुद्धिम अनतिक्रम्य इसका विग्रह हो जाएगा। लास्ट में आता है बहुव्रीहि समास, जो सिर्फ शेमुषी के बच्चों को आने वाला है, मणिका के बच्चों को नहीं आने वाला है। तो चलिए इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं। जिस समास में समस्त शब्दों या पदों से भिन्न कोई अन्य पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास में दिखाई देने वाले पदों से भिन्न अन्य कोई पद प्रधान होता है। जैसे चतुर्मुख चत्वारि मुखानि यस्य सह, यानी जिसके 4 मुख है ऐसा, यानी ब्रह्मा। पीतम अंबरम यस्य सह, यानी पीतांबर जिसने पीले वस्त्र परिधान किए है ऐसा। शुभ्र वस्त्र यानी शुभ्रम वस्त्रम यस्य हासा, जिसने शुभ्र यानी सफेद वस्त्र परिधान किए है ऐसी। अगर यहाँ पे एक ट्रिक है, अगर विसर्ग में एंडिंग है तो समस्त पद की तो हम लोग यस्य सह लिखेंगे, और अगर आ में एंडिंग है तो उसको स्त्रीलिंगी कंसिडर करके समस्त पद के बाद हम लोग लिखेंगे, विग्रह करते वक्त हम लोग लिखेंगे यस्याहा सा। तो इस तरीके से हम लोगों को इसको सॉल्व करना होता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने समास के बारे में जाना। मुझे आशा है कि आपको सारे रूल्स अच्छे से याद हो गए होंगे और आप इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।